बात स्टार्ट करते हैं 1865 के फेज से। अभी तक हम लोगों ने बात की कि हमारे उत्तराखंड के अंदर जब ब्रिटिशर्स आए तो उनकी पॉलिसी किस किस तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट करनी स्टार्ट की थी। तो इसी फेस में फर्स्ट जो फेस था हम लोगों का, इस फर्स्ट फेस में डिट्रिच साहब का हम लोगों ने पहले जिक्र किया था कि जर्मन से उनको बुलाया और फिर उन्होंने यहाँ पर कुछ सलाह दी, कुछ रिपोर्ट्स भी आई उनकी, कुछ रिकमेंडेशंस भी आई और उन रिकमेंडेशंस के ऊपर फिर काम किया जाने लगा। और उन्हीं रिकमेंडेशंस में एक एक्ट बनाया गया था हमारे यहाँ पर 1865 एक्ट, जिसको हम भारतीय वन अधिनियम 1865 बोलते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1865, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865। ये जो एक्ट था, ये एक्ट एक तरीके से भारत में पहला अधिनियम था, भारत में वन से संबंधित पहला अधिनियम था, फर्स्ट एक्ट था, पहला अधिनियम था। अब पहली बार अगर कोई अधिनियम या फिर एक्ट आएगा तो उस एक्ट के अंदर स्टार्टिंग के फेस में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो अपने अधिकारों को तो बढ़ाने का काम करेगी और दूसरे के अधिकारों को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने का काम करेगी। पहली बार जब हम लोगों ने इस अधिनियम को देखा तो कुछ नए शब्दों की हम लोगों के सामने एक नियमावली निकल कर के आई, कुछ नए वर्ड्स हमारे सामने निकल कर के आए और उन नए वर्ड्स में दो वर्ड बड़े इम्पोर्टेंट थे। इनमें एक वर्ड हमको देखने को मिला आरक्षित और एक वर्ड हम लोगों को मिला संरक्षित। आरक्षित जिसको हम बोलते हैं रिजर्व्ड और संरक्षित जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड। तो आपने आज भी सुना होगा हमारे यहाँ कुछ ऐसे नेशनल पार्क हैं जो रिजर्व्ड हैं, कुछ ऐसे नेशनल पार्क हैं जो प्रोटेक्टेड हैं। रिजर्व में और प्रोटेक्टेड में क्या बड़ा एक जो डिफरेंस था वो क्या था, तो यहीं पर ही इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं आरक्षित की या हम जब बात करते हैं संरक्षित की, प्रोटेक्टेड, एक एक पर ध्यान से बात समझना। सपोज ए नाम का कोई रीजन है, सपोज ऐसा मान लेते हैं कि ये ए नाम का एक रीजन है और ऐसा मान लेते हैं कि ये एक बी नाम का रीजन है। अभी तक यहाँ पर लोग अपने हिसाब से, यहाँ पर भी अपने हिसाब से कोई भी सामान उठा करके ला रहे थे। लकड़ी की ज़रूरत है, ले आए। यहाँ के पत्तों की ज़रूरत है, ले आए। यहाँ पर शहद की ज़रूरत है, ले आए। यहाँ पर किसी पूरे पेड़ की टहनी को काट करके लाना है, ले आए। यहाँ अपने जानवरों को चराना है, ले आए। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी ऐसी थी। अब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने बोला भाई हम इन दोनों रीजन को ना कैटेगराइज करते हैं कि भाई इनमें से एक रीजन होगा आरक्षित और एक रीजन होगा संरक्षित। अब लोगों ने पूछा जी बाबूजी ये क्या चीज होती है आरक्षित और संरक्षित? तो अंग्रेज भाई साहब बोलते हैं कि भाई साहब देखो ध्यान से बात समझना, प्रोटेक्टेड या फिर संरक्षित क्षेत्र वो रीजन होंगे, प्रोटेक्ट कहने का मतलब हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप धीरे धीरे यहाँ से इसके जंगल के संसाधनों को के ऊपर काम कर रहे हो तो धीरे धीरे जंगल क्या हो जाएगा, खत्म होता चला जाएगा। तो हम इस जंगल को क्या करेंगे भाई, हम प्रोटेक्ट करेंगे, संरक्षित करेंगे। हम यहाँ पर लिमिटेड चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर अलाउ करेंगे या फिर हम यहाँ पर प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन अगर आपने हमारे एक्स नाम के किसी ऑफिसर से अनुमति ली, परमिशन ली कि भाई साहब मुझको यहाँ से पेड़ काट करके लाना है, तो वो परमिशन यहाँ का ऑफिसर देगा और फिर आप यहाँ से इस पेड़ को ला सकते हो। क्यों? ये ऑफिसर की जिम्मेदारी ये होगी कि अगर यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि साल के 100 पेड़ हैं और
काटने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, तो भाई ऐसे तो साल का पेड़ खत्म हो जाएगा। तो ये नियम बनाएगा कि भाई साहब एक साल में सिर्फ और सिर्फ 10 पेड़ ही काटे जा सकते हैं, तो ये ही परमिशन देगा और उस एक साल में 100 नए पेड़ लगाएंगे, ये ही उसके ऊपर काम करेगा। तो यहाँ अब इस रीजन के संसाधनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लंबे समय तक इसको चलाए रखने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार कर दिया जाएगा, जिसमें एक ऑफिसर को जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि आपकी जिम्मेदारी है इस जंगल से कितने रिसोर्सेज बाहर जाएंगे, किस तरीके से इस जंगल को प्रोटेक्ट करना है, किस आदमी को अलाउ करना है, परमिशन देनी है, और किसको यहाँ पर बैन करना है या फिर परमिशन नहीं देनी है। मतलब ऐसे वो रीजन जिन रीजन में आप हंटिंग, शिकार करना, या फिर ग्रेजिंग करना, चराई मतलब चरवाना, अपने पशुओं को चराना, या फिर यहाँ पर जो पेड़ हैं उनको काटना, जैसी जितनी भी एक्टिविटियां थी, या ईंधन का यूज करना, वो सब की सब अब क्या होंगी, वो एक ऑफिसर के माध्यम से रेगुलेट होंगी। लेकिन हाँ, आप यहां पर यूज कर सकते हो, बट परमिशन के बाद। वो रीजन कहे जाएंगे संरक्षित या फिर प्रोटेक्टेड रीजन। अब दूसरा भी एक ऐसा ही रीजन था। अब इस दूसरे रीजन में सरकार ने बोला कि भाई साहब यहां तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, हम यहां पर इन सभी की सभी चीजों को करेंगे बिल्कुल बैन, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे बिल्कुल। ये परमानेंट रिजर्व है। रिजर्व किसके लिए? ये रिजर्व हो गया है गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए। यहां पर कोई बाहर का आदमी आकर के अलाउ नहीं किया जाएगा। ओनली सम फ्यू पीपल्स आर अलाउड। सम फ्यू पीपल्स कहने का मतलब सिर्फ सरकारी अधिकारी लोग ही यहां पर अलाउ होंगे और कोई अलाउ नहीं होगा। ये कंप्लीटली रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। बात आपको समझ में आई? तो दो तरीके की टर्मोलॉजी हमारे सामने आई। एक टर्मोलॉजी थी रिजर्व और एक थी प्रोटेक्टेड। कहने का मतलब दोनों पर ही, दोनों टर्म्स के बेस पर ही यहाँ पर अपना डोमिनेंस दिखाने का प्रयास किया गया, जो अभी तक किसके हाथ में था? कंप्लीटली यहाँ के लोगों के हाथ में था। तब वो धीरे धीरे सरकार के कंट्रोल में आना स्टार्ट हुआ। तो इस एक्ट से हमको दो टर्म पता चली, आरक्षित और संरक्षित। अब इसमें इस एक्ट के अंदर मेजर जो बात थी भाई यही थी कि पहली बार ऐसा हुआ कि जो जंगल थे उन जंगलों को, एक दो पॉइंट करके लिख लेते हैं। 1865 का जो था ये फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ कि जो जंगल थे उन जंगलों को सरकारी मान्यता मिली थी। गवर्नमेंट ऑथराइजेशन मिला फर्स्ट टाइम किसको? जो फॉरेस्ट थे। अब गवर्नमेंट ऑथराइजेशन कहने का मतलब यहाँ कि जंगलों को पहली बार आरक्षित और संरक्षित होने की बात की गई। लागू नहीं हुआ है, इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, और ना ही जंगलों का वर्गीकरण हुआ है। सिर्फ और सिर्फ शब्द हमारे सामने आए हैं। बट ये रियल में अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जंगलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट सबसे पहली बार कब हुआ, तो वो हम बात करेंगे आगे जाकर के 1878 के एक्ट में, जहां फर्स्ट टाइम हमको स्पेशल कैटेगराइजेशन देखने को मिलेगा। किसका? फॉरेस्ट का, जिसमें 3 टाइप की कैटेगरी बना दी जाएगी। अभी और अभी सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी मान्यता दी गई है कि भाई देखो यहाँ इस तरीके से काम चलेगा। तो ये भारत के अंदर पहला एक अधिनियम जाएगा जिसमें जंगलों पर एक तरीके से मान्यता मिलेगी। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बताया, राइट्स, अधिकार। अगर किसी के अधिकार बढ़ेंगे तो किसी के अधिकार घटेंगे भी। अधिकार किसके बढ़े? राइट्स किसके बढ़े? गवर्नमेंट के। और राइट्स कम किसके हुए? यहाँ की जो जनता थी, पीपल थे, उनके। बात क्लियर है? तो जो 1865 का एक्ट आया, इस एक्ट में अधिकृत किया गया
जनता के राइट धीरे धीरे थोड़े थोड़े कम किए गए, वनों के पर सरकारी जो अधिकार था उस अधिकार को बढ़ाया गया। एक चीज और है, यहां एक चीज और रखी, अभी तक कैटेगरी है ही नहीं थी कि कौन सा जंगल है और कौन सा जंगल नहीं है। बात आप समझना ध्यान से, एक ऐसी जमीन जिसके ऊपर पेड़ ऐसे ही लगे हुए हैं, कोई भी उसका यूज कर रहा है वहां जा करके, अब लोग बोलते थे भाई ये जंगल थोड़ा ही, यहाँ तो गिने चुने 50-60 पेड़ लगे हुए, इसको जंगल थोड़ा ही बोलेंगे, जंगल तो वो है जहां बहुत घने घने पेड़ हैं। तो वो एक कैटेगराइजेशन नहीं था अभी तक। यहां आकर के अंग्रेज बोलेगा कि भाई हम कैटेगराइज करेंगे कि कौन सी जमीन जंगल की है और कौन सी जमीन जंगल की नहीं है। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि जहां पर वृक्ष, जहां पर यहां पेड़ भी थे ना, वृक्ष, ट्री, और उन ट्री की संख्या अगर कहीं पर 30+ भी थी तो उसको भी इन्होंने बोल दिया कि भाई ये तो जंगल है, वन है, जिसको लोग बोलते हैं अरे यार ये जंगल थोड़ा ही है। जैसे आमतौर पर हम लोग देख लेते हैं, क्यों, आपको अपना डोमिनेंस बढ़ाना है किसके ऊपर, इस वन के ऊपर या फिर जंगलों की कैटेगराइजेशन पर। तो यहाँ इस 1865 के एक्ट में कुछ ऐसे ऐसे प्रोविजंस लाए गए। अब इन प्रोविजंस का देखो प्रभाव कैसे पड़ेगा कि 1865 में ये चीज़ तो इन्होंने लॉन्च कर दी, अब इसका असर क्या होगा धीरे धीरे, जब यहाँ के लोगों के जो राइट्स हैं वो कम होते चले जाएंगे तो वो भी अपनी आवाज़ उठाएंगे, धीरे धीरे आवाज़ उठेगी, एकदम से तो नहीं उठेगी। भाई कोई जा रहा था, अब उसको जंगल में जाने से, ए कहाँ जा रहा है, अब आपको जंगल में ये पेड़ नहीं काटने हैं जी, क्यों नहीं काटने हैं, लाओ पैसा है। अब वहाँ से वो चलेगा, सरकार का नियम तो बना लेकिन उस नियम की धज्जियाँ सरकार के ही लोग उड़ाएंगे और यहाँ से अनयूजुअल पैसा ब्रेकआउट होगा, अनयूजुअल पैसा लोगों से लिया जाएगा जंगल के अंदर घुसने के नाम का। तो यहाँ से 1865 में ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देखने को मिली। मतलब हम कह सकते हैं कि पहली बार जो जंगल थे उन जंगलों पर अधिकार सरकार ने दिखाना शुरू किया और उसके हमारे पास कुछ रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ थे 1873 में रानीखेत को इस तरीके से रिजर्व किया गया, यहाँ लिख लेते हैं रीजन, क्षेत्र, और क्षेत्र में हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं समय। रानीखेत, नैनीताल, रानीखेत था 1873, फिर बलढोटी 1875 1879 में। ये वाले वो रीजन थे जिनको कंप्लीटली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजर्व की कैटेगरी के अंदर रख दिया था कि भाई अब ये तो रिजर्व फॉरेस्ट है, ये अब हमारा रीजन है। तो कुल मिलाकर के ये पहला हम सरकार की तरफ से देखें तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट करने का प्रयास किया गया, लेकिन इससे पहले भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया जा चुका था। हम बात कर रहे हैं 1865 की, लेकिन इससे पहले हम बात करके आ भी ये चुके हैं कि जो कुमाऊं था, कुमाऊं के एक बहुत सुप्रीम कमिश्नर रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 26 साल तक का उनका एक इतिहास रहा है कमिश्नरी पोस्ट पर, जिनका नाम था मिस्टर हेनरी रैमजे, जिनको लोग रामजी भी बोलते थे। रैमजे के टाइम ड्यूरेशन में 1861 में पहली बार उत्तराखंड के अंदर वन प्रबंधन किया गया था। फॉरेस्ट मैनेजमेंट, या फिर आप दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं वन बंदोबस्त। फॉरेस्ट रिफॉर्म फर्स्ट टाइम रैमजे साहब के टाइम ड्यूरेशन के अंदर किया गया।
इन्होंने फॉरेस्ट रिफॉर्म के अंदर मैंने जैसे बताया था कि जो ठेकेदारी व्यवस्था थी, ठेका प्रथा थी, उस ठेका प्रथा को इन्होंने ख़त्म किया, रोक दिया, लगा दिया था कि भाई साहब अब ये काम नहीं होगा। वैसे ठेकेदारी व्यवस्था के ऊपर तो 1848 से ही एक्शन लिया जाने लगा था, कुछ रीज़न पर इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था और फिर यहाँ आकर के उसको कंप्लीटली बैन कर दिया था कि भाई ऐसा नहीं होगा। यहाँ इन्होंने दोबारा से जो वृक्ष थे उन वृक्षारोपण करवाना शुरू कर दिया था। मतलब दोबारा से भाई साहब अब हम यहाँ पर पेड़ पौधे लगवाएंगे। कारण क्या था, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी जब हम रेमजे साहब के बारे में पढ़ रहे थे, तो जब ये नैनीताल में थे तो नैनीताल में जब 48 का टाइम ड्यूरेशन था, ये आए तो उस टाइम भूकंप आया और भूकंप आने के बाद इन्होंने एक कमेटी बनाई कि भाई साहब ये भूकंप आता क्यों है, लैंडस्लाइड होती क्यों है, भूकंप सॉरी गलत बोल गया मैं, भूकंप क्यों आता है ये नहीं, लैंडस्लाइड्स क्यों होती है। तो जिसमें ये भी पता लगाया कि भाई ज़मीन जब कमज़ोर होती है तो लैंडस्लाइड होती है, तो उस ज़मीन को मजबूत करने के लिए पेड़ पौधे हम लोगों को लगाने चाहिए। तो तब से वो प्रोसेस इनकी चल ही रही थी। तो 1861 में आकर के इन्होंने जो फॉरेस्ट रिफॉर्म इन्होंने किया था, उस फॉरेस्ट रिफॉर्म के अंदर भी उस चीज़ को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया कि भाई साहब हम लोग ये काम भी करेंगे। प्लस एक चीज़ और इन्होंने की कि भाई साहब देखो जंगलों के अंदर आग आज भी लगती है और पुराने टाइम में भी लगती है, कि जो आरक्षित क्षेत्र वन है, जो आरक्षित वन है, उन आरक्षित वनों को आग से हमको बचाना है। आग से बचाना क्यों, अब इनकी जरूरत बन गई भाई, आग से क्यों बचा रहे हैं आप, पहले क्यों नहीं बचाया, अब यूं जरूरत पड़ गई क्योंकि आपको अब पेड़ों की जरूरत है। ये आपकी वनस्पति, ये जो पेड़ हैं आपकी एक दौलत बन गई है, पैसे का जरिया बन गई है। अभी इन्होंने लीसा पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया है, 65 के बाद से हम लोग देखते हैं। भाई साहब आपको जरूरत है उन पेड़ों को बचाने के लिए जिनका यूज किया जा रहा है रेलवे में या फिर बड़े बड़े घरों की इमारतों को बनाने के लिए। ठीक है, एक चीज ये, प्लस एक चीज और बनी कि जो मिट जाओ भाई, ये भी मेरे से मजे लेता है। जैसे जो पेड़ होते हैं, जैसे आज के टाइम में आप सड़क किनारे देखते हैं तो कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जिनके ऊपर सरकार की तरफ से एक वाइट ब्रश करके उसके चारों तरफ एक मार्क लगा दिया जाता है या फिर रेड कलर का मार्क लगा दिया जाता है। ये मार्क क्या दिखाता है कि ये गवर्नमेंट ऑथराइज है, ये सरकारी पेड़ है एक तरीके से, या फिर इसको काटा नहीं जा सकता है। वो मार्क भी अलग अलग तरीके से लगते हैं। तो वो जो मार्किंग थी सबसे पहली बार, वो मार्किंग इन्होंने करनी स्टार्ट कर दी थी। मार्किंग किसके ऊपर, जो पेड़ थे, ट्री थे, उनके ऊपर, ताकि उनकी अहमियत पता चले कि भाई देखो ये सरकारी पेड़ है, इस पर हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, है ना। वो चीज 1861 में रेमजे साहब पहले ही करके जा चुके थे। तो ये रेमजे साहब के टाइम ड्यूरेशन में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट हमको घटनाएं देखने को मिलती हैं। प्लस एक दो चीजें और हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कुमाऊं के अंदर अगर हम बात करें कि सबसे पहली बार कुमाऊं के अंदर वन विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1868 में कुमाऊं वन विभाग की स्थापना की गई थी। 1868 में कुमाऊं वन विभाग की स्थापना की गई। इसके जो सबसे पहले संरक्षक थे या फिर इसके जो हेड थे वो पियर्सन थे, पियर्सन साहब थे सबसे पहले इसके हेड। अच्छा, अब आप एक काम करना, सारी चीजें मैं ही बताता हूँ, थोड़ा काम आप भी किया करें, कि जो गढ़वाल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, और गढ़वाल में आपको इनके हेड जो थे वो याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में आता नहीं है। ठीक है, ये एक 1865 तक के 1878 तक के दौर के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो बातें होनी चाहिए थी, पता होनी चाहिए थी, वो यहाँ तक है। अब
धीरे धीरे समय बढ़ता है, लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ती हैं, रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं, गवर्नमेंट की नीड्स बढ़ती हैं, गवर्नमेंट की भी ज़रूरतें बढ़ती हैं। तो एक फेज़ और आता है, बहुत छोटा सा फेज़ है, 1878 से और 1893 के फेज़ की बात अगर हम करें, तो इस फेज़ में बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट आपको बातें ध्यान रखनी है। पहली, इस फेज़ में जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, पहली चीज़। अब अगर गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी तो भाई साहब यहाँ पर जो फॉरेस्ट है, वन संसाधन है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, उन फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर भी जो दबाव है, प्रेशर है, वो प्रेशर क्या बढ़ेगा, और ज़्यादा बढ़ेगा। इसको लिख लीजिए, दबाव, प्रेशर भी बढ़ेगा। सीधी सी बात है, आसान सी क्लियर सी बात है। एक तरफ तो गवर्नमेंट की ज़रूरतें बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो पीपल हैं, उन पीपल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एज इट इज़ बनी बनाई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस जंगल के ऊपर अब कितना प्रभाव पड़ने के लिए जा रहा है। और अगर इन लोगों की रिक्वायरमेंट्स वही एज इट इज़ बनी है और संसाधन लिमिटेड है, तो गवर्नमेंट को अपना रोल बढ़ाने के लिए यहाँ कुछ बड़े फेरबदलाव, चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। और उन्हीं चेंजेस को आप बोलते हैं कि भाई साहब गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने एक नया संशोधन अधिनियम पेश किया, जिसको बोला जाता है अखिल भारतीय वन संशोधन अधिनियम 1878। ऑल इंडिया लेवल पर अगर हम देखें, अखिल भारतीय वन संशोधन अधिनियम 1878 आया, 1878 आया। ये 1878 जो अधिनियम था, शब्द हमने यूज किया है अमेंडमेंट या फिर संशोधन। इसका मतलब संशोधन हुआ होगा किसी बेस चीज में, और बेस चीज क्या थी, 1865 का एक्ट। 1865 एक्ट की जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए इस अमेंडमेंट के अंदर संशोधन किया गया। अब कमियों में क्या क्या कमियां थी भाई, एक एक पर हम लोग बात करते हैं, और इन कमियों को उस ऊपर वाली टैगलाइन के साथ मैच करते हुए आप लोग चलिएगा। जैसे मैंने आपको लास्ट वाले पोर्शन में बताया था कि गवर्नमेंट ने 2 टर्मिनोलॉजी पेश तो की, लेकिन उनका यूज कैसे हो वो समझ में नहीं आया। तो पहली बार यहाँ पर हुआ कि जो जंगल है, उन जंगलों का वर्गीकरण किया जाएगा भाई, उनका यहाँ पर कैटेगराइजेशन किया जाएगा, उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। और वर्गीकरण में 3 टाइप के जंगल पहली बार पेश किए गए कि भाई साहब, एक जंगल जिसको हम बोलेंगे आरक्षित, प्रोटेक्टेड, एक जिसको हम बोलेंगे संरक्षित, रिजर्व, और एक जंगल जिसको हम बोलेंगे भाई ग्रामीण या फिर गांव के लिए जो जंगल है, वन है। आरक्षित वन, संरक्षित वन या फिर ग्राम वन। क्यों बोलेंगे भाई, गवर्नमेंट को अपनी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी है और यहाँ के जो लोग हैं, इन लोगों की डिमांड्स को भी पूरा करना है। भाई देखो, हमने आप लोगों के लिए भी कुछ काम करवाया है, हमारी सरकार ने आप लोगों के लिए एक स्पेशल गांव के लिए जंगल ही बनवा करके तैयार कर दिया भाई, यहाँ से यहाँ तक की जमीन आपकी ही रहेगी। और ये वाले जो रीजन है, इनकी मैं डेफिनेशन आपको अभी बता भी चुका हूं, संरक्षित का मतलब क्या है और आरक्षित का मतलब क्या है। लेकिन यहां एक और नई बात देखने को मिली, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई साहब, अब यहां वो सभी की सभी जमीन जो पड़ी हुई है बंजर, बंजर कहने का मतलब जिसके ऊपर कोई खेती बाड़ी नहीं होती है, प्रोडक्शन नहीं होता है, वो सभी की सभी जमीनों को अब हम करेंगे आरक्षित, घोषित। ये सारी की सारी जो जमीनें हैं वो एक आरक्षित जमीन की कैटेगरी में जाएंगी। बात आपको समझ में आई? बंजर जमीनों को पहली बार आरक्षित वन क्षेत्र की जमीन के अंदर कैटेगराइज किया गया, आरक्षित वन
भूमि की कैटेगरी में, रिजर्व लैंड, फॉरेस्ट लैंड की कैटेगरी में इनको रखा गया। क्लियर है? एक चीज और है, प्लस इन्होंने वो भी सभी की सभी जमीनों को आरक्षित जमीन की भूमि की कैटेगरी में रखा। आरक्षित वन भूमि के अलावा किसी भी वन भूमि को संरक्षित करने का अधिकार भी इन्होंने अपने पास ही रखा। मतलब ये किसी भी लैंड को, किसी भी भूमि को आरक्षित वन भूमि घोषित कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहली चीज ये बिल्कुल क्लियर होगी भाई, जो भी बंजर जमीन है वो रिजर्व होगी, लेकिन ये गवर्नमेंट को अब ऑथराइज है, अथॉरिटी दी गई है कि गवर्नमेंट कोई भी लैंड, किसी भी प्रकार की जो जमीन है, उस जमीन को गवर्नमेंट क्या घोषित कर सकती है कि भाई ये रिजर्व लैंड है या फिर ये आरक्षित वन भूमि क्षेत्र है। ये गवर्नमेंट को एक बड़ा टूल मिला, किसके, एक तरीके से सरकारी नियम के तहत, कि भाई अब ये लॉ बन गया है, ये एक कानून बन गया है। और ये कानून की जो 3 बातें थी, इन 3 बातों से गवर्नमेंट के अंदर इतनी, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनको इतनी पावर मिली, जिसने यहाँ के जो लोग थे उन लोगों को एक तरीके से उनके अधिकारों से वंचित करना मतलब शुरू ही कर दिया था। और ये जो एक्ट था, इस एक्ट के अंदर भी आगे बहुत से संशोधन हुए, बहुत से अमेंडमेंट्स हम लोगों को देखने को मिले। जैसे 1890 में, 1890 में जाकर के इसमें लिख लेते हैं, ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम में कब कब दोबारा संशोधन हुए? 1890 में हुआ, 1901 में हुआ, और फिर 1918 में हुआ, 1918, 1919 में हुआ, एंड देन 1927 में काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ। 1927 का तो ये जो इम्पोर्टेंट था, इसने इस 1878 को ही बिल्कुल क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। इसको पूरा का पूरा रिप्लेस ही कर दिया कि भाई साहब अब ये नहीं, ये चलेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि डिमांड्स, लोगों की डिमांड्स के अकॉर्डिंग काम किया जाना चाहिए था। उस टाइम देश के अंदर माहौल ही कुछ और था, पहला वर्ल्ड वॉर हो चुका था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी हो चुका था, और उस तरफ देश के अंदर अब एक क्रांतिकारी लहर भी चल रही थी। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के यहाँ एक दोबारा से फॉरेस्ट पॉलिसी को गवर्नमेंट को पेश करना पड़ा। तो ये एक इस फेज की इंपॉर्टेंट बात ये थी। अच्छा, ये चीजें अब क्यों की जा रही हैं? ये था पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 जो आपको इससे मेल खाता हुआ नजर आएगा, मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट को जरूरत थी और गवर्नमेंट ने यहाँ के फॉरेस्ट को रिजर्व करना शुरू कर दिया था। फॉरेस्ट उतने ही थे, संसाधन उतने ही थे, उनके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था। अब उस दबाव को और ज़्यादा महसूस किया जाएगा जब हमारे उत्तराखंड के अंदर चाय जो बागान हैं, उन चाय बागान के लिए ज़मीन अलॉट की जाने लगी, ज़मीन दिया जाने लगी। और वो ज़मीन अक्सर वो ज़मीन हुआ करती थी जिस पर गवर्नमेंट बोलती थी कि भाई यहाँ पे जो जंगल है, इन जंगलों को साफ करो, इससे एक तो हमारा प्रॉफिट होगा, दूसरा ज़मीन खाली मिल जाएगी, तो इस खाली ज़मीन का ऑक्शन करेंगे, इसकी नीलामी करेंगे, और उससे भी हमको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो एक तो पहले से ही जंगलों के ऊपर प्रेशर था, दूसरा आपने इस तरीके से चाय बागान वाली जमीन को ऑक्शन के लिए बढ़ाना शुरू कर दिया। 2 बात हो गई। तीसरी बात, यहाँ पर पहली बार जो लोहे की इंडस्ट्री थी, आयरन इंडस्ट्री थी, लोह उद्योग थे,
उन लोह उद्योगों को भी क्या दिया गया, बढ़ावा, जिसके लिए क्या चाहिए, ज़मीन, और ज़मीन मिलेगी वही जंगल वाली। कहने के लिए लोगों की नज़रों में क्या है भाई, सरकार यहाँ पर रोजगार के साधन बढ़ा रही है, यहाँ पर चाय बागान लगवा रही है, यहाँ पर इंडस्ट्री बनवा रही है, लेकिन उसके पीछे मंशाएं कुछ और देखने को मिल रही। वहीं साथ साथ में आपको एक चीज़ और इस फेस के अंदर देखने को मिलेगी, पहली बार हमारे यहाँ पर जो जंगल हैं, पेड़ हैं, उन पेड़ों के प्रोडक्ट के ऊपर पहली बार काम किया जाने लगा था। कमर्शियलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिला, वाणिज्यीकरण यहाँ पर उन पेड़ के प्रोडक्ट्स का देखने को मिला, जिसमें हम देखते हैं लीसा, जो आज तक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। हम देखते हैं चीड़ के पेड़ से लीसा, हम लोग देखते हैं तारपिन तेल। अब ये जो प्रोडक्ट थे, इन प्रोडक्ट्स का यहाँ पर क्या वाणिज्यीकरण किया जाने लगा था, कमर्शियलाइजेशन हो गया, जिससे और ज़्यादा यहाँ पर डिमांड बढ़ गई। और ज़्यादा अगर डिमांड बढ़ेगी तो ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रीजन है, ज़्यादा से ज़्यादा जंगल है, उन जंगल पर डोमिनेंस किसका हो, हमारा ही बढ़ता चला जाए। तो ये एक जो लगभग हम कह सकते हैं 25 साल का एक ऐसा दौर, जिसके अंदर ये एक्टिविटीज़ हम लोगों को अपने उत्तराखंड के अंदर देखने को मिली। अब इन एक्टिविटीज़ का प्रभाव हमको कहाँ, वो ही मैंने आपको बताया ना कि भाई 1901 में अमेंडमेंट होगा, 1919 में अमेंडमेंट होगा, 18 में अमेंडमेंट होगा, प्रभाव वहाँ उन अधिनियमों के माध्यम से देखा जाएगा। लेकिन वो तो थे नेशनल लेवल पर, कुछ हमारे यहाँ पर विदाउट हमारी असेंबली में कोई भी अधिनियम लाए बगैर भी कुछ नियम्स बनाए जाते थे, कुछ पॉलिसीज बनाई जाती थी। जैसे 1894 में एक अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना कहने का मतलब ये एक सरकारी पॉलिसी के तरीके से मानी जाती थी। अधिसूचनाएं जारी की गई 1894 में। उसमें भाई अलग से नियम बना दिए, जिसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी का नाम दे दिया कि भाई अब जंगलों को कंजर्व करेंगे हम, ये हमारी अब एक नई पॉलिसी है। तो अब यहाँ से एक बेस तो बन गया है, एक बेस ब्रिटिशर्स ने बना दिया है। अच्छा, जंगलों को अब किस तरीके से ट्रीट करना है, अब उस बेस के ऊपर यहाँ चलेगा अब एक नया दौर, जो हम बात करेंगे 1893 के बाद वाला, और 1947 तक का ये एक दौर चलेगा, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फेस बेसिकली हम लोग को पढ़ना है, जहाँ से आंदोलनों का बेस स्टार्ट होगा, ये 1893 से और 1905 तक का ही एक दौर हम लोग को ध्यान में रखना है। इससे आगे वाला जो फेस है, वहाँ की सूचना, अधिसूचना से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन आते सिर्फ यहीं से ही है, और यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ 2 अधिसूचनाएं ही आपको पढ़नी है, जो 2 स्पेशल गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी, वो ही आपको उन पर ही ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद वाला जो फेस है, उसमें तो आपको 1927 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, जो वन नीति बनाई गई थी गवर्नमेंट की, वो ध्यान में आपको रखनी होती है। बट वो आपका फिर बन जाता है नेशनल पॉलिसी का हिस्सा, जिसको स्पेशल आप उत्तराखंड के अंदर नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि भारतीय वन नीति कब लाई गई, आपको इतना पता हो वहां पर, ठीक है। बट मेन मुद्दे पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 1893 से 1905 का ये जो दौर हम लोग देखते हैं। देखो, इसमें 1893 में एक अधिसूचना जारी, देखो ये पूरा अब अधिसूचनाओं वाला स्पेशल जो गाइडलाइंस प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, वो एक दौर चलेगा 1893 से। एटीन 1893 में क्या एक गवर्नमेंट क्या अधिसूचना जारी की गई, एक गवर्नमेंट क्या एक गाइडलाइन जारी की गई। और ये गाइडलाइन कैसी थी कि भाई साहब देखो, जितनी भी हमारे स्टेट के अंदर
बेनाप भूमि है, बेनाप लैंड है, भूमि है। ये जो बेनाप लैंड है, जमीन है, ये बेनाप लैंड अब भाई साहब हमारे लिए क्या की जाएगी, आरक्षित की जाएगी। ये रिजर्व लैंड की कैटेगरी के अंदर हम लोग इसको रखेंगे। अब ये बेनाप जमीन का मतलब क्या हुआ, ऐसी जमीन जिसकी नाप नहीं है, ऐसी जमीन, ऐसी लैंड जिसको नापा नहीं गया है। अब भाई ऐसी कौन सी जमीन होती है भाई, जैसे आप किसी गांव में चले जाओ तो गांव में आपको तालाब देखने को मिलता है, तो तालाब किसके लिए है, किसी एक आदमी का है, नहीं है, तो वो क्या है, वो बेनाप जमीन का एक पार्ट बन गया। या फिर गांव के अंदर ऐसी बहुत सारी जमीनें होती है जिसको, जो आज नगर पंचायत के रीजन में है, बट पुराने टाइम में कौन जानता था नगर पंचायत क्या चीज होती है। ऐसी सभी की सभी जमीनों को भाई, कोई जंगल के लिए एक नाली बना दी गई है जंगल से आने वाले पानी को निकालने के लिए, भाई वो भी अब बेनाप जमीन का हिस्सा है। अब हर एक ऐसी कैटेगराइज जमीन को जो बेनाप की कैटेगरी में थी, जिस पर किसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का या सरकार का अभी तक कोई रोल नहीं था उस जमीन पर, वो जमीन अब किसकी, आरक्षित वन भूमि के क्षेत्र में घोषित कर दी जाएगी। स्टार्टिंग में इसको आरक्षित रखा एंड देन तुरंत इसको चेंज करके बोल दिया कि ये अब है संरक्षित। और आरक्षित और संरक्षित में मैंने आपको अंतर बताया था, रिजर्व में और प्रोटेक्टेड में मैंने आपको अंतर बताया था। ये लोगों की डिमांड्स के बेस पर फिर आगे इस पे संशोधन किया गया था। तो एक चीज आपको ये क्लियर हो, बेनाप जमीन को कब इन्होंने अपने कंट्रोल में किया, 1893 की इस अधिसूचना से। और सबसे इंपॉर्टेंट है 1894 की ये जो अधिसूचना थी, गवर्नमेंट की तरफ से लागू की गई, ये एक तरीके से जड़ बनी थी हमारे उत्तराखंड के अंदर इंपॉर्टेंट आंदोलन की। आंदोलनों की जो जड़ आप कहें ना उत्तराखंड के अंदर, वो इस अधिसूचना ने तूल पकड़ाई थी। अभी तक जो चल रहा था किस्सा ठीक ठाक चलो भाई चल रहा था, इस अधिसूचना ने क्या काम किया, 3 टाइप से काम किए। 3 टाइप से कैसे भाई, पहली चीज कि भाई साहब अब हमारा ये जो रीजन है ना, पूरे के पूरे उत्तराखंड के बारे में मैं बात कर रहा हूं, पूरे उत्तराखंड में अब चाहे वो जमीन जंगल की हो, सॉरी आरक्षित हो या संरक्षित हो, या फिर गांव की जमीन ही क्यों ना हो, अब यहां पर भाई साहब कुछ ऐसे ट्री या वृक्ष होंगे जिनको किया जाएगा आरक्षित पहली बार। और ये पेड़ होंगे 8। इन पेड़ों को बिना सरकार की अनुमति के नहीं काटा जा सकता है, चाहे ये पेड़ किसी गांव के वन क्षेत्र में ही क्यों ना हो, चाहे वो संरक्षित क्षेत्र वन भूमि में हो, चाहे वो हो किसकी आरक्षित वन भूमि क्षेत्र में हो। भाई ये 8 ट्री बिल्कुल नहीं काटे जाएंगे। भाई साहब ये 8 कौन कौन से हैं, देखो कॉमन सेंस आप लगा सकते हो, जिसकी सबसे ज़्यादा अंग्रेजों को ज़रूरत होगी वो ही 8 पेड़ होंगे, जिनमें साल का पेड़ भी होगा, जिसमें चीड़ भी होगा, जिसमें शीशम होगा, जिसमें देवदार भी होगा। जैसे ये कैटेगरी के ये 8 पेड़ हैं, और भी हैं बट ये इंपॉर्टेंट है, आपको ज़्यादा ध्यान इनके ऊपर ही रखना है क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स की ज़रूरत इन्हीं पेड़ से सबसे ज़्यादा थी। पहली बार आरक्षित वन का एक क्षेत्र आया, वृक्ष का एक क्षेत्र आया, चाहे वो किसी के आदमी के घर में क्यों ना लग रहा हो, काट नहीं सकते हो, सरकारी पेड़ है। अब बहुत बड़ा कदम था, छोटा कदम नहीं था, पहली चीज। दूसरी और बात इसमें रखी कि भाई साहब अब जितने भी संरक्षित क्षेत्र हैं, संरक्षित वन क्षेत्र, संरक्षित मैं आपको बार बार फिर बता रहा हूं, प्रोटेक्टेड, संरक्षित प्रोटेक्टेड, आरक्षित रिजर्व, जितने भी यहां प्रोटेक्टेड रीजन है, अब उनका लिए जो भी नियम है, जो भी रूल्स हैं, वो रूल्स कौन बना सकते हैं, जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, जो रीजनल ऑफिसर हैं।
और यहाँ क्षेत्रीय अधिकारी कहने का हमारा मतलब ये है कि यहाँ पर जो रेंजर है वो रेंजर भी इसके लिए, फॉरेस्ट रेंजर है वो भी इसके लिए नियम बना सकता है। इसका मतलब फॉरेस्ट रेंजर अब यहाँ का माई बाप बनने के लिए जा रहा है, जो अभी भी है। ठीक है, एक चीज ये, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और बात बोल दी गई कि भाई साहब एक चीज और है। क्या है भाई, ये भी हमें बता दो। एक चीज ये है कि अब चाहे संरक्षित क्षेत्र है, चाहे वो रिजर्व है, चाहे वो गांव का रीजन ही क्यों ना है, भाई वहां पे आपको शिकार करना बिल्कुल बैन है। आप शिकार नहीं कर सकते हैं, आप हंटिंग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये जो हंटिंग वाली बात थी, ये हंटिंग वाली बात हर एक रीजन पर एप्लीकेबल थी। जो अभी हम लोगों ने बात की थी ना, कितनी कैटेगरी के गांव वन है, गांव पर भी, संरक्षित पर भी और आरक्षित पर भी, इन तीनों कैटेगरी के ऊपर इसको अप्लाई किया गया कि भाई साहब अब यहाँ पर आप ये काम नहीं कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप शिकार भी नहीं कर सकते हैं किसी जानवर का, और प्लस आप अब से मछली पकड़ना और जाल फेंकने वाला काम भी आप नहीं करेंगे। किन रीजन में? जो संरक्षित और आरक्षित क्षेत्र है। ये काम आप अपने गांव वाले वन में कर लो, बट यहां नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और गांव वाले रीजन में भी आप कहां क्यों नहीं करेंगे भाई? क्यों भाई? क्योंकि आपने अभी बोला है कि जो बेनाप जमीन है ना, अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी बेनाप जमीन है, उस बेनाप जमीन पे तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है? आरक्षित है। और बेनाप जमीन पर ही क्या होते थे? ज्यादातर तालाब हुआ करते थे। तो भाई गांव का आदमी क्या अपने घर में मछली पकड़ेगा? मतलब बिल्कुल जीरो रिस्ट्रिक्शन कर दी गई है भाई। अगर आपको ये चीज करनी है ना, तो आपको यहां पर जो डेप्यूटी कमिश्नर है, जो डेप्यूटी कमिश्नर है, डेप्यूटी कमिश्नर से आपको क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन। डिप्टी कमिश्नर से आपको इन चीजों के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, जो मैंने आपको अभी ये चीजें बताई है। अब डिप्टी कमिश्नर से कौन परमिशन लेने के लिए जाएगा? गांव का गंगू या हरिराम, जिसको अपने गांव से बाहर निकलने के लिए पैसे नहीं है, जिसके पास अपने गांव की टेरिटरी से लगे हुए फॉरेस्ट रेंजर से नहीं मिल सकता है, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, वो डिप्टी साहब से मिलने के लिए जाएगा, कमिश्नर साहब से। इसका मतलब सीधी जीरो पॉलिसी है, जा ही कोई नहीं करेगा भाई। बात क्लियर है? अब चलो भाई रिस्ट्रिक्शन दे दी, लेकिन एक मजे की बात और हो गई, जिसने यहाँ के जो गांववासी थे, ग्रामीण लोग थे, उनके तन बदन में लगा दी आग। कैसे? एक अधिसूचना और जारी की गई 1900 में। एक अधिसूचना जारी की गई 1900 में, और उस अधिसूचना में एक बात ये लिख दी गई कि भाई अब जितने भी सरकारी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, अधिसूचना 1900 की। अब इस अधिसूचना में ये बोला कि भाई जितने भी सरकारी अधिकारी है, इवन सेना के सिपाही हैं, या फिर सरकार जिसको परमिशन या अनुमति देती है, ये बिल्कुल फ्री है। ये हंटिंग भी कर सकते हैं, ये जाल भी फेंक सकते हैं, ये मछली भी पकड़ सकते हैं।
अब ये पार्शलिटी हो गई इस अधिसूचना से, और यही एक ऐसा दौर था जब इस अधिसूचना की जो आग थी वो धीरे धीरे एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव, चौथे गांव फैलती चलेगी और अपने अधिकारों की अब लोग डिमांड करनी शुरू करेंगे। यहाँ तक का एक फेज था। इस फेज का रिफ्लेक्शन 1905 में नजर आएगा, जहाँ पर छुटपुट घटनाएं हमको देखने को मिलेगी, और भीमताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, उनके लिए भी अब एक कुछ अधिसूचना निकाल दी जाएगी, जहां पर अभी तक लोग मछली आराम से जाकर के पकड़ सकते थे। 1902 की अधिसूचना ने भीमताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, इन सभी 7 तालों को प्रतिबंधित कर दिया। यहाँ पर भी अब कोई मछली नहीं पकड़ सकता है। तो अब लोगों ने देखा भाई साहब ये टैक्स पे टैक्स भी बढ़ा रहे हैं, खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा, जंगलों को इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, भाई अब कुछ नहीं बचा है। अब यहाँ से आंदोलन के भबकारे उठने शुरू होंगे। ये था अभी तक एक उत्तराखंड के अंदर एक फॉरेस्ट बेस। अभी तक हम लोगों ने एक इतिहास के बारे में बात की, अब इसके ऊपर आंदोलन आपको देखने हैं। अब हम लोगों का अगला जो फेस है वो है स्पेशल फॉरेस्ट मूवमेंट, और हम ये उत्तराखंड के स्पेशल जो आंदोलन है ये सारे एक साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। एक ही मतलब कैटेगराइज करते हुए चलेंगे, आपको अलग अलग ढूंढने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबके पीछे बेस अब आपको समझ में आ गया है, बेस क्या चलेगा। ब्रिटिशर्स की बदलती पॉलिसीज़ रहेंगी, बट बेस वही चलेगा। कहीं ठेकेदारों को ठेके पे दे दिए जंगल, तो कहीं पर किसी के अधिकारों को मार दिया। यही फेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नोट्स आप अपने ज़रूर बनाते रहिएगा।